हेलो चलो। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है ये हम लोगों ने देखा था। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या बच्चा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, is equal to change in kinetic energy. Work done by all the forces will be equal to change in kinetic energy. अब work done by all forces का मतलब अगर फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर ग्रेविटी है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर स्प्रिंग है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर अदर फोर्सेज हैं तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस पे हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी किया था, है ना। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें, सिंपल सा क्वेश्चन मैं अगर स्टार्ट करूँ, सपोज ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है इनिशियली एट नेचुरल लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इनिशियली u स्पीड से इधर की तरफ आ रहा है, ओके। स्प्रिंग से कोलाइड करेगा तो हम लोग क्या बताना, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्या बताना, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये हम लोगों को बताना है, ओके। ऑप्शन ए अंडर रूट mu बाई के, ऑप्शन बी अंडर रूट mu स्क्वायर बाई के, ऑप्शन सी अंडर रूट 2mu स्क्वायर बाई के, ऑप्शन डी अंडर रूट mu स्क्वायर बाई 2 के। कौन सा ऑप्शन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये हम लोगों को बताना है। तो लास्ट लेक्चर में भी इस क्वेश्चन को था, आप एक बार फिर से रिवाइज कर दें, सॉल्व कर दें, ताकि आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो आप कोशिश करें फटाक से जल्दी से सॉल्व करके हमको बताएं, ओके। चलो देखते हैं तो क्या होगा, होगा क्या एक्चुअल में। यहाँ पे ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ऐसे इधर की तरफ आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो होगा क्या, अब ये ब्लॉक जब आके इस स्प्रिंग से कोलाइड करेगा ऐसे, तो ये यू स्पीड से कोलाइड करेगा ऐसे, कितने स्पीड से, यू स्पीड से, मास इसका m है। तो अभी इसके पास स्पीड, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, कंप्रेस करते 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 ऐसे यहाँ कहीं आके रुक जाएगा। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, ये था ब्लॉक यहाँ पे जस्ट इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट किया स्पीड से इधर की तरफ, तो ब्लॉक इधर की तरफ आएगा। अभी ब्लॉक इधर की तरफ आ रहा है, बीच में अगर इंटरमीडिएट में डायग्राम कहूँ पे बनाऊँ तो ब्लॉक ऐसे आ रहा होगा, मास m का भी स्पीड चेंज होके v मान लेते हो गया होगा। तो अभी भी ब्लॉक के पास स्पीड है, तो ब्लॉक के पास स्पीड है तो ये इधर की तरफ आता रहेगा। तो अभी भी स्प्रिंग में, अभी यहाँ पे नेचुरल लेंथ में था, अभी यहाँ पे मान लेते हैं स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन कितना हो गया, x डैश। भाई कुछ तो कॉम्प्रेस किया ना स्प्रिंग को, इतना कॉम्प्रेस किया ना x डैश इधर, है ना। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी है तो ब्लॉक इधर की तरफ आता रहेगा, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है। मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ पे होगा, ब्लॉक ऐसे आते आते जहाँ पे रुक जाएगा, जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो अभी क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं आके रुक गया ब्लॉक ऐसे m, अब यहाँ पे इसका v क्या हो गया 0, तो ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन xm, ये हम लोगों को निकालना है। अब ध्यान से, जब ब्लॉक इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग पे kx फोर्स इधर लगेगा, जब यहाँ पे आ रहा था इधर की तरफ तो kx फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली घटती जाएगी, यहाँ पे आके 0, यहाँ पे आके 0। तो अभी क्या हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स तो इस पे इधर की तरफ लग रहा है, कितना kxm, तो अब ब्लॉक उधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, उधर की तरफ, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, ये xm, यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या लगा देते हैं यहाँ पे बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग
प्लस वर्क डन बाई अदर फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, सरफेस स्मूथ था तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0। ग्रेविटी क्या कोई वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 90 डिग्री तो वर्क डन बाई ग्रेविटी भी 0, वर्क डन बाई नॉर्मल भी 0 कि नॉर्मल फोर्स भी ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 90 डिग्री का एंगल, वर्क डन अदर फोर्सेस कोई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है स्प्रिंग फोर्स है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होता है, अगर वो नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस हुई है -12 k x स्क्वायर, कितना कॉम्प्रेस हुई है xm इज इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था 12 mu स्क्वायर। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली क्या लगा रहा हूँ, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस से माइनस खत्म, हाफ से हाफ खत्म, तो xm कितना आ जाएगा बच्चा √mu स्क्वायर बाई के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी √mu स्क्वायर बाई के। अब देखें मैंने अगर यहाँ पे वेलोसिटी पूछा होता तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते थे, एनीथिंग। ओके चलो मिटा दो इसको, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूं। वर्टिकल m, ओके, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, देन compression in the spring, compression in the spring is option A mg by k, option B 2 mg by k, option C mg by 2k, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाक से बता दो, ये आपने एनएलएम में भी कर चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो फटाफट 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 आप बता दो कौन सा सही। चलो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में होगी नहीं क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन हुआ होगा, मान लेते हैं x, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी kx। अब हम लोग क्या लिखते हैं कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो kx किसके बराबर आ जाएगा mg के, तो x किसके बराबर आ जाएगा mg बाई k। दिस इज द करेक्ट आंसर, mg बाई k। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, mg बाई k, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके चलो अब इसी को हम लोग सेकेंड वे में सॉल्व, दूसरा इसी में मैं दूसरे टाइप से पूछता हूँ इसी क्वेश्चन को, कैसे ध्यान से देखें, और ये आपके नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन है ना, देखेंगे कितना सिंपल वे में आप कर दोगे क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है ऐसे रखी हुई, मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ओके, एक ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is released from here, is released from h height, is released from h height, ओके। हम क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, इन नेचुरल लेंथ इनिशियली, length initially, okay, a block of mass small m released from height h, then calculate maximum compression in the spring, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन दे दूं, चलो चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन देना मुश्किल है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, जब इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो जब ड्रॉप करेंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, मान लेते हैं
जब ब्लॉक यहाँ पे इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करे, जब ऐसे आएगा पहुँचेगा ऐसे, सपोज देखें जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास क्या होगा, कुछ स्पीड होगा, कितना h डेफ फॉल किया है तो यू कितना होगा √2gh। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितना वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, √2gh, है ना। अब ये कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो एक आएगा ब्लॉक ऐसे नीचे आता जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्लॉक रुक जाएगा ऐसे, यहाँ पे मान लेते हैं इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो दिस विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये हम लोग को निकालना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, या हम लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो ध्यान से देखिए कैसे लगाऊंगा। ब्लॉक फाइनली यहाँ पे आया है ना, एंड दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सएम। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ तक वर्क कौन करेगा, ग्रेविटी कितना वर्क करेगा बोलो, ग्रेविटी नीचे आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लगेगा mg, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो तो पॉजिटिव, तो mg इंटू कितना, हाइट नीचे फॉल करेगा h प्लस एक्सएम, प्लस स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन एक्सएम हो रहा है तो स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, -12 kxm² इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे v0, यहाँ ड्रॉप किया गया तो यहाँ पे u0, तो क्या आ जाएगा 0 - 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 kxm² इज इक्वल टू mg h प्लस एक्सएम। क्या यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, बोलो कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, कर लोगे कि नहीं, सिंपल वे में बताओ मुझे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, मास दे दूँ, k का वैल्यू दे दूँ, h दे दूँ, तो आप xm का वैल्यू निकाल लोगे। एक तो ये तरीका हो गया। अगर दूसरा मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन यहाँ से यहाँ तक कौन कौन फोर्स कर रहा है, ग्रेविटी और स्प्रिंग। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना नीचे आएगा, xm नीचे आएगा, तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगा mg xm, स्प्रिंग कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव -12 kxm² इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तो 0, यहाँ पे ब्लॉक के पास u स्पीड था क्योंकि वो h डिस्टेंस फॉल कर चुका था, कितना स्पीड था √2gh, तो उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12m इंटू √2gh का स्क्वायर करेंगे तो 2gh आएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से mg xm -12 kxm² इज इक्वल टू -mgh, है ना, या इसको इधर ले इसको इधर भेज दो तो आ जाएगा 12 kxm² इज इक्वल टू mg h प्लस एक्सएम। फिर से यही इक्वेशन आ गई। तो आपको एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। चलो मिटा दूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मान लेते हैं ये एक ब्लॉक, ओके, एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, स्प्रिंग के, ओके, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम natural length of spring, then calculate elongation in spring when block will be in equilibrium। ऑप्शन ए mg/k, ऑप्शन बी 2mg/k, ऑप्शन सी 3mg/k, ऑप्शन डी mg/2k, है ना। सिंपली स्प्रिंग से ऐसे ब्लॉक हैंग कर रहा था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, हम लोग ब्लॉक को ऐसे पकड़ के रखे थे, हमने ब्लॉक को छोड़ दिया,
तो जब इक्विलिब्रियम में होगा ब्लॉक तब नेचुरल लेंथ स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना होगा वो हम लोगों को बताना है। फटाक से बता दो, काफ़ी सिंपल है। चलो जल्दी से बता दो। इसी क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से पूछ सकता हूँ, SHM में भी ये सब सारी चीज़ें आएंगी, है ना। तो जल्दी से बता दो क्या होगा। चलो देखते हैं। तो स्प्रिंग को जब यहाँ से ऐसे रिलीज करो तो ब्लॉक नीचे आएगा ऐसे ऐसे। तो नेचुरल जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तब होगा क्या, ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, kx ऊपर लगेगा। और जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो kx इसके बराबर हो जाएगा mg के, तो x इसके बराबर आ जाएगा mg/k। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। काफी सिंपल, ये आप लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी किया होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछते हैं, चलो देखो। Block is released from natural length of spring, then calculate maximum elongation in the spring. Maximum elongation in the spring. Option A mg/k, option B 2 mg/k, option C 4 mg/k, option D none of these. मैक्सिमम इलॉन्गेशन। चलो जल्दी से बता दो, क्वेश्चन समझ में आया ना। ब्लॉक को ऐसे हेल्ड करके हमने रखा था और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, हमने रिलीज कर दिया, तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। जल्दी से बता दो कौन सा होगा। चलो देखते हैं, मैं सब समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी स्प्रिंग यहाँ पे ब्लॉक को हेल्ड करके रखा गया है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है ना। जब आप छोड़ दोगे तो mg नीचे लगेगा, तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आने लगेगा। स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आया, स्प्रिंग नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम था x, यहाँ पे kx फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने यही बोला कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मतलब kx mg के बराबर हो गया, नेट 40, तो हमने ये वाला इलॉन्गेशन निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। बट एक चीज़ बताओ मेरे को, जब मैंने यहाँ से ब्लॉक को रिलीज किया तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो क्या कुछ वेलोसिटी ये नीचे की तरफ एक्वायर कर चुका होगा। इज दैट क्लियर और नॉट। मैंने ब्लॉक को ऐसे छोड़ा तो ये ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आना स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे। तो जब ये यहाँ पे पहुँचा, भले इस पे नेट फोर्स 0 है, kx बराबर है mg के, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो भी प्रीवियस केस हमने डिस्कस किया। बट इस पॉइंट पे वेलोसिटी है ब्लॉक में कि नहीं, भाई x नीचे फॉल किया तो वेलोसिटी है कि नहीं, तो वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी की वजह से ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा। और जैसे ब्लॉक इस पॉइंट के नीचे आएगा, जैसे ब्लॉक इस पॉइंट के नीचे आएगा, अब इस पे kx डैश फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो अभी ये फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, वेलोसिटी अभी भी v डैश नीचे है, वेलोसिटी घटना शुरू कर दिया। तो घटते घटते एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घटते घटते एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे m, यहाँ पे मान लिया v क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे जो v 0 हुआ तो अब क्या हो गया, यहाँ पे v 0 हो गया, तो ब्लॉक पे kx फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स है तो ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे SHM परफॉर्म करना शुरू कर देगा। हम लोग फिलहाल SHM वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकालना था, सो दिस इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन XM। कैसे निकालेंगे इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम से। कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लगा देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा, स्प्रिंग और ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना वर्क करेगा बोलो, XM नीचे आ रहा ब्लॉक तो mg XM। पॉजिटिव वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो mg XM। स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, कितना इलॉन्गेशन हो रहा है नेचुरल लेंथ से, XM, तो -12 के XM स्क्वायर। स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क करता है अगर नेचुरल लेंथ से इलॉन्गेट किया गया, कॉम्प्रेस किया गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे जस्ट रिलीज किया गया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, mg XM इज इक्वल टू 12 के XM स्क्वायर।
एक एक्सएम से एक एक्सएम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएम कितना आ जाएगा यहाँ से 2mg/k। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सिंपली हमने यहाँ पे ब्लॉक को रिलीज किया। देखिए इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट केस, इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट केस। जब हमने यहाँ से इसको रिलीज किया ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे वेलोसिटी 0 फिर ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे सिस्टम परफॉर्म करने लगता है। तो यहाँ जहाँ पे ये नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में है, इसको मीन पोजीशन लाइन कहते हैं इन केस ऑफ SHM। वहाँ पे फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमको क्या निकालना था? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? जब यहाँ से रिलीज करेंगे तो इनिशियली यू क्या था? 0। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में तो कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, सिर्फ इस पे mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, तो इस mg की वजह से नीचे जाने लगेगा, ऐसे नीचे जाने लगेगा। अब क्या होगा? एक टाइम आ जाएगा कि जब kx फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बट जब तक ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ड्यू टू फॉल ब्लॉक नीचे आ रहा था, तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका, तो जिस वेलोसिटी की वजह से स्टिल नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और कुछ टाइम बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो ब्लॉक ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि नेट फोर्स अभी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या हो जाएगा? इलोंगेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। इज दैट क्लियर? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको निगाहों से निगाहें मिलेंगी, मजा आएगा जब तुम मर के भी जिंदा हो नहीं पाओगे, तुम मर के भी जिंदा हो नहीं पाओगे। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम इज released from rest. Okay, calculate velocity of each block when 10 kg falls down by a distance of 5 meter. 10 कर दूँ क्या? ओके 10 चलो जल्दी से बता दो, ऑप्शन दे दूँ मैं? ओके चलो फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जस्ट अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाक से बता दो। चलो देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेगा? इस पे T लगेगा, इस पे T लगेगा, है ना। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स 10G नीचे लगेगा। कह रहा है कि जब ये 10 मीटर नीचे फॉल कर जाता है तब वेलोसिटी कितना होगा दोनों ब्लॉक का, ये बताना। तो हमको एक चीज बताओ, कंस्ट्रेंट रिलेशन से क्या बता सकते हो इसका वेलोसिटी सेम होगा? इज दैट करेक्ट और नॉट करेक्ट? तो अब हम लोग क्या सिंपली निकाल लेते हैं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो निकालते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा। अच्छा एक चीज और, अगर 10 मीटर ये नीचे आएगा तो 10 मीटर ये भी इधर जाएगा। कंस्ट्रेंट से बता सकते हैं कि नहीं? कंस्ट्रेंट से बता सकते हैं कि नहीं? दोनों के वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम इस पर्टिकुलर केस में, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। चलो निकालते हैं वर्क डन बाय ऑल, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल भी है इस ब्लॉक पे, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो नॉर्मल ऊपर लगेगा ब्लॉक, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या कोई वर्क होगा नॉर्मल की वजह से? नहीं। फ्रिक्शन है नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? 0। तो सिर्फ दो ही है, वर्क डन बाय टेंशन माइनस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय टेंशन, इस ब्लॉक पे कितना वर्क करेगा? टेंशन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो कितना वर्क करेगा? T इंटू 10 मीटर प्लस इस ब्लॉक पे टेंशन कितना वर्क करेगा? टेंशन ऊपर 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो कितना आ जाएगा बोलो?
नेगेटिव वर्क होगा ना तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस टी इंटू 10 प्लस ग्रेविटेशनल कितना वर्क करेगा यहाँ पे ग्रेविटी तो जीरो वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्क क्या होगा जीरो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कितना होगा mg इंटू एच, मास है इसका 10, g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, h भी 10 है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा हाफ, मास है 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा हाफ, मास है 10 इंटू वी स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट। और इनिशियल काइनेटिक जीरो था, दोनों रस रिलीज किया गया था, तो ये तो जीरो। याद कर हमने बताया था ना कंस्टेंटेशन में कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है जीरो, तो समेशन ऑफ पावर ऑल पावर डेवलप्ड बाय स्प्रिंग विल बी जीरो। देख वर्क डन बाय टेंशन जीरो आया यहाँ पे। हमने जब कंस्टेंट स्टार्ट किया तो हमने बताया ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम में बताऊंगा कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, तो पावर डेवलप्ड बाय स्प्रिंग क्या होता है जीरो, क्योंकि पावर क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर मिल जाएगा, पावर जीरो। अभी समझ में आया कि मैं क्यों पावर मेथड बताया था वहाँ पे, पावर मेथड मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग इज जीरो। तो कितने भी ब्लॉक अभी रहे, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, जब सभी ब्लॉक का वर्क डन नेट निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। हाँ स्ट्रिंग इस पे वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग इस पे वर्क कर रहा है, बट सिस्टम पे नेटवर्क जीरो, स्ट्रिंग के द्वारा नेटवर्क जीरो, इस पे पॉजिटिव वर्क इस पे नेगेटिव वर्क दोनों मिलके जीरो। तो हम लोग ये जो करते हैं इसीलिए हमने बताया था ना कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग एट ऑल ब्लॉक या पावर डेवलप्ड एट ऑल ब्लॉक, इसीलिए वहां पे बताया था, किसी एक का पावर जीरो नहीं किया था मैंने, समेशन ऑफ ऑल पावर, है ना। तो खैर ये आ गया। अब ये कितना आ जाएगा 1000, ये कितना आ जाएगा 2 से 2 खत्म, ये 5 से खत्म, तो कितना आ गया 6v स्क्वायर, तो v कितना आ जाएगा अंडर रूट 1000 बाई 6 यानी कि अंडर रूट 500 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फटाक से नोट कर लो। फटाफट फटाफट मिटा दें, चलो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम पे, फिर हम लोग आएंगे किस पे, इसके प्रूफ पे। पूरा अच्छा प्रूफ तो हम लोग कर चुके थे, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें मेरी जिंदगी खराब की है। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ऑल द सरफेस आर स्मूथ। ओके, कैलकुलेट मैक्सिमम compression in the spring। चलो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, फ्रिक्शन वगैरह भी मैं लगा सकता था। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, ऑप्शन ए 2 mg/k, ऑप्शन बी 4 mg/k, ऑप्शन सी 6 mg/k, ऑप्शन डी mg/2k। फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। चलो देखते हैं। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब बताओ ग्रेविटी कहाँ तक वर्क करेगा। यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा सिर्फ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड करता है? ब्लॉक तो ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, जाके इसको हिट करेगा। मैं यहाँ से यहाँ तक क्या लगाने जा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। यहाँ सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूँ।
है ना। तो क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या पाथ डिपेंडेंट होता है? नहीं। अच्छा, वर्क ग्रेविटी कहाँ तक करेगा? यहाँ तक जब तक ब्लॉक कुछ स्पीड एक्वायर कर चुका होगा। और अगर मैं बताऊँ तो ये स्पीड कितना होगा, √2gh होगा, जो भी है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी वर्क कर रहा है, पाथ ये फॉलो कर रहा है पार्टिकल, क्या पाथ डिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल वर्क? नहीं। ग्रेविटेशनल वर्क किस पे डिपेंड करता है? वो कितना हाइट नीचे आया है या कितना हाइट ऊपर गया। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितना हाइट नीचे आएगा पार्टिकल? h हाइट नीचे आएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा? mgh। पॉजिटिव वर्क होगा, क्यों? क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग तो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव -12 kxm² इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। देखिए इनिशियली क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसमें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है नहीं, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगा? जब ये ब्लॉक को कंप्रेस कर रहा होगा, ऐसे कंप्रेस करते करते रुक जाएगा, तभी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर रिलीज किया गया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ से xm क्या आ जाएगा बच्चा? 2mg/k, सॉरी, तो mgh इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 12 kxm²। तो mgh कर लो, h h h, ठीक है। तो यहाँ से xm कितना आ जाएगा बच्चा? √2mgh/k, √2mgh/k, रूट लगा लो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट कर लो फटाक से, √2mgh/k। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना हो जाएगा? √2mgh/k। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। ओके, हम लोग लिखेंगे क्या? डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी सिस्टम को बिल्ड करने में, किसी सिस्टम को बिल्ड करने में जितना वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, वह उस किसी फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? ग्रेविटेशन, सॉरी पोटेंशियल, वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, जैसे मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया तो उसके शेप में चेंज आ गया, तो इसको इलोंगेट करने में कुछ मैंने वर्क किया स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो वही वर्क किस में स्टोर हो जाता है? स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा चीज, अगर मैंने इस पेन को सपोज यहाँ से ऐसे उठाया, तो इस पेन को यहाँ से यहाँ तक उठाने में मैंने कुछ वर्क किया, इस पेन को यहाँ से यहाँ तक उठाने में मैंने कुछ वर्क किया, यही वर्क इसमें स्टोर हो गया किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट ये डिफाइन किया जाता है किसके लिए? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। और दूसरा पॉइंट डिपेंड्स ऑन रिफरेंस फ्रेम, डिपेंड्स ऑन रिफरेंस फ्रेम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम।
है ना। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ओके, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं किस वजह से होती है, तो मैं क्या बोलूँगा? ड्यू टू चेंज इन शेप, साइज और पोजीशन। ओके, ये जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके से होती है। एक होती है ड्यू टू चेंज इन शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ड्यू टू मोशन of the object is energy is stored in the body known as kinetic energy, है ना। अब अगर कोई मास m का बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चा? हाफ mv²। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी सिंपल है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको हम लोगों को देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये। तो कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, तो हेडिंग डाले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके लिए डिफाइन किया गया है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। दूसरा किसके लिए डिफाइन किया गया है? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी हम लोग बता चुका हूँ। चलो, अब हम लोग क्या देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ड्यू टू चेंज इन शेप, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी and energy is stored in the body known as potential energy। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज मान लेते हैं एक स्प्रिंग था, ये नेचुरल लेंथ में था, हमने पकड़ के इसको खींच दिया, तो इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। शेप क्या हो गया? इसका चेंज हो गया, है ना। इलॉन्गेशन आ गया स्प्रिंग में x, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गया। और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली सपोज कोई बॉल ग्राउंड पे रखी हुई थी ऐसे मास m की, हमने क्या किया? इसको उठा के कहीं h हाइट पे लेके चले गए, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ से इसको रिलीज़ कर दें इस बॉल को, तो इट हैज़ सम कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम लोग किसी के सर पे गिरा देंगे तो आदमी का सर फूट जाएगा। अगर मैं आदित्य के सर पे इसको गिरा दूं तो आदित्य का सर फूट जाएगा। अगर मैं इसको राजाश्री के पैर पे गिरा दूं तो राजाश्री का पैर टूट जाएगा, है ना। दैट मीन्स दिस मास हैज़ सम कैपेबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन, एंड इफ आई रिलीज दिस मास फ्रॉम हियर, it will gain some kinetic energy and it has capability to do work due to its position. That means some kind of energy has been stored in this body and that energy is known as potential energy. Okay, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिफाइन किए? हमने सारा लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। नोट कर लें फटाक से। और दूसरा चीज़ हम लोग वर्क पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? Q फॉर्मूला लिखेंगे वर्क डन
बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू माइनस यू इनिस फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर भेज दो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो मैं क्या लिख दूंगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये फार्मूला या ये बेसिक फार्मूला याद रखेंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। ओके, इज दैट क्लियर? या इसी को मैं उल्टा वे में भी बोल सकता हूँ। उल्टे वे में क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जैसे आपको नोट करना आप वैसे नोट कर सकते हैं, ये आप नोट करें, फिर हम लोग एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। चलो फर्स्ट लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो तो मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है। क्या है? अर्थ का सरफेस। हमने एक मास, कोई बॉल है जिसका मास m है, इसको उठा के हमने यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा दिया, इसको h हाइट तक। कहाँ, कितना हाइट तक बच्चा? h हाइट तक। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ इसमें, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए ध्यान से, जब आप इसको उठा के ले जा रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा था? ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे बताएं एक्सटर्नल एजेंट इसको जो ले जा रहा था धीरे 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 धीरे, वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बट ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन सा? ग्रेविटी। हम लोग भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में उठाऊं जहाँ पे कोई ग्रेविटी है नहीं, जहाँ पे सपोज ग्रेविटी नहीं है, मैं ऐसी जगह पे इसको रेज करता हूँ स्पेस में, तो हम कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि किसी के अगेंस्ट वर्क ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट इसको उठा के ले जा रहा है, जैसे तुम लोग सपोज इस पेन को मैं धरती से उठा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, सो वर्क डन बाय मी विल बी स्टोर्ड इन इट एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो सेम तरीके से अब सपोज मैं इसको स्पेस में उठा रहा हूँ जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो क्या मैं किसके अगेंस्ट वर्क, किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करूँ, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो यहाँ पे बॉल को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो बताएं चेंज इन पोटेंशियल मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना करेगा बोलो? mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, h, तो वर्क डन नेगेटिव होगा ग्रेविटी की वजह से, तो माइनस mgh। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस mgh। अब ध्यान से देखें, यू इनिशियल का मतलब जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके जाएंगे तब ये चेंज mgh आया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक उठा, h हाइट पे धरती से उठा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा? mgh। नो, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अर्थ प्लस मास सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशन में चीज पढ़ोगे, ठीक है, जब जेई के लिए पढ़ाएंगे। तो ये mgh क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड मास सिस्टम। अब होता क्या है कि अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो अर्थ अपनी जगह से हिलती नहीं है ना, बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली इन दिस बॉल, बट दिस इज नॉट। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल सिस्टम के लिए नहीं डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, नॉट फॉर ए सिंगल पार्टिकल। यहाँ पे अर्थ प्लस दिस मास सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा mgh जो हमने निकाले क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो कंसीडर कर लें, रेफरेंस लाइन, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, -0 इज इक्वल टू mgh, दैट मीन्स U इज इक्वल टू कितना आ गया, mgh। दैट मीन्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धरती के सरफेस से h हाइट उठा दें तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, mgh। बेसिकली ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट हमने रेफरेंस लाइन इसको जीरो मान लिया तो ये क्या हो गया, जीरो। और हमने क्या बताया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये अब यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हमने क्या मान लिया कि h हाइट उठाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, mgh। अब अगर हम लोग धरती के सरफेस से ऊपर उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस से नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो आप पॉइंट बना के नोट कर लो, इफ़ वी मूव अप देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, इफ वी मूव डाउन टू अर्थ सरफेस देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। ओके, चलो यहाँ तक नोट कर लो। अब देखते हैं हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है ना। चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉल है ना, अर्थ का सरफेस है, यहाँ एक बॉल थी मास m का, h1 हाइट ऊपर, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया h2 हाइट ऊपर, एंड दिस इज h। तो फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh1, इसको हमने रेफरेंस लाइन लिया। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgh2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, मतलब mgh2 माइनस h1, और h2 माइनस h1 किसके बराबर है बच्चा, h के, तो ये क्या आ जाएगा, mgh। मतलब मैं अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ तो इसी को रेफरेंस लाइन ले लूँ तो मैं बोलूँ यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, चेंज इन, तो कितना आ जाएगा, mgh। मतलब जब यहाँ से इसको यहाँ तक उठा के कर दिए, ऊपर कर दिए, तो इतना अमाउंट इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? फटाफट नोट करो। अब मैं बच्चों वाले छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, करवाऊंगा कि एक बॉल को 10 मीटर हाइट पे उठाया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, 10 मीटर नीचे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ये सब क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो अब ध्यान से देखें, ये स्प्रिंग था, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। स्प्रिंग को जब हम लोग इलोंगेट करते हैं x या कुछ भी इलोंगेट करते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया था, बोलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया था, -12 के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, है ना। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये क्या था हमारा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही था ना, था वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो अब हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स फील होता है और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, -12 के x स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, -12 के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 के x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। अगर स्प्रिंग को कहाँ, ये स्प्रिंग को कहाँ से किया गया है, नेचुरल लेंथ से। इफ स्प्रिंग इज elongated or compressed from natural length, then xi क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 12 के x स्क्वायर, और हम लोग क्या मान लेते हैं, x फाइनल इज इक्वल टू x।
ये क्या है, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग क्या एज्यूम करने जा रहे हैं, जीरो। इफ यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर में बोल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हुआ है, जीरो। नेचुरल लेंथ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हुआ है, जीरो। ओके, तो आप नोट कर लें, इफ we consider potential energy at natural length 0, then if spring is elongated or compressed by amount x, then potential energy stored in the spring will be half kx square। ओके, चलो एक क्वेश्चन को करते हैं छोटा सा। अच्छा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ड्रॉ करने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, है ना, तो क्या करूंगा, देखो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जब x जीरो है, यानी कि जब कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, यानी तभी तो आया था इनिशियल जीरो आया था। ये है क्या, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा, y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ कर देता हूं, ये x हो गया। तो बताया किसका ग्राफ है, पैराबोला का। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ। ओके, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इधर कॉम्प्रेशन हो रहा है, इधर इलोंगेशन हो रहा है ना। तो इलोंगेशन हो चाहे कॉम्प्रेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या है, स्प्रिंग की पॉजिटिव है ना। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, चाहे वो इलोंगेशन हो रहा हो चाहे कॉम्प्रेशन हो रहा हो। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एजम्पशंस लेना है कि इनिशियल उसको कहाँ से इलोंगेट किया गया है, नेचुरल लेंथ से। कहाँ से, नेचुरल लेंथ से। ओके, नेचुरल लेंथ से, और नेचुरल लेंथ पे हम लोग क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग एक्स लेंथ स्प्रिंग का इलोंगेट कर दे या कॉम्प्रेस कर दें, तो वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, फटाफट नोट कर लो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन, a spring is elongated by amount 0.1 meter and spring constant is 200 Newton per meter, then potential energy stored in the spring. Then potential energy stored in the spring. Option A 1 joule, option B minus 1 joule, option C 0.1 joule, option D minus 0.1 joule, ऑप्शन E none of these। चलो फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट है, फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट है। चलो देखते हैं। तो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया गया, कितना मान लेते हैं, नेचुरल लेंथ था इधर, इसको इधर इलोंगेट कर दिया कितना, 0.1 मीटर। तो स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा, हाफ के का वैल्यू 200 इंटू 0.1 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.01, कितना आ जाएगा, 1 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर मैं यहीं पे पूछूं वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर मैंने यहीं पे पूछूं वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो चलो जो बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ फटाक से, वर्क डन बाय स्प्रिंग फटाक से। तो देखें वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, आप ऐसे निकाल सकते हो,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फिर क्या होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग ही कंजर्वेटिव होता है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ जाएगा माइनस, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल का मतलब नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी, उसको तो हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, तो कितना आया था 1 जूल, आ जाएगा -1 जूल। या ऐसे निकाल सकते हो वर्क डन बाय स्प्रिंग लोग जानते हैं -12 kx² होता है, यहाँ पे सारा वैल्यू रख देंगे तो -1 जूल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं फटाक से बताओ, नोट करो, मिटा दें चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू का मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर जगह काम आने वाला है। एक क्वेश्चन और लिखें, ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स इज शोन in the figure. Okay, if potential energy at x is equal to 0 is 10 joule, then potential energy at x is equal to 5 will be, ग्राफ दिया हुआ है आपके पास 0 5 50 10 ना 8, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, क्या है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ऑप्शन ए 260 जूल, ऑप्शन बी 250 जूल, ऑप्शन सी -260 जूल, ऑप्शन डी -250 जूल, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ठीक है, और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, हम लोगों को क्या बताना पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 5, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन टू यू 10 जूल, फटाक से निकाल दो। चलो तो हम लोगों को कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, यही यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये ग्राफ दिया हुआ है तो 0 से लेकर 5 तक वर्क डन क्या होगा एरिया अंडर द ग्राफ, ये तो ये इसका एरिया कितना आ जाएगा, यू इनिशियल कितना दिया होता है 10 जूल, x इज इक्वल टू 0 पे माइनस यू फाइनल निकालना हम लोगों को इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250, तो यहाँ से इसको उधर भेज दो तो यू फाइनल कितना आ जाएगा -2, कितना आएगा माइनस, इसको इधर भेज देंगे उसको उधर लगेगा तो -260 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं फटाक से नोट करो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके तो आप लोग इतना करें, मैं दूसरा वीडियो प्ले कर दूंगा। ओके दूसरा वीडियो